एएनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना मित्र। ट्विटर ने रेप विक्टिम की पहचान उजागर करने वाले राहुल गांधी के ट्वीट को हटा दिया है। दरअसल दिल्ली के नांगल गांव में एक 9 साल की बच्ची की कथित तौर पर रेप हो गया और यहां रेप के बाद उस लड़की की हत्या कर दी गई। और इस मामले में आपको बता दें, राहुल गांधी ने मृत बच्ची के परिवार से मिलने पहुंचे थे और उसके साथ माता पिता के साथ अपनी तस्वीर भी ट्वीट की थी। राहुल गांधी के इस ट्वीट पर खूब बवाल मचा, लेकिन अब उस ट्वीट को ट्विटर से हटा दिया गया है। आपको बता दें, दिल्ली के नांगल इलाके के एक 9 साल की बच्ची की शमशान घाट में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। यहां परिजनों का आरोप यह है कि बच्ची की रेप के बाद हत्या की गई। यहां आरोप पुजारी पर लग रहे हैं, जबकि पुजारी का दावा यह है कि बच्ची की मौत करंट लगने से हुई है। बच्ची के शव का आनन फानन में अंत्येष्टि कराने की कोशिश से पुजारी सवालों के घेरे में है। वहीं इस मामले पर सियासत भी तेज होती नजर आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी मृत बच्ची के परिजनों से मुलाकात की और बच्ची के माता पिता के साथ अपनी एक तस्वीर को ट्वीट किया था और उसी ट्वीट को ट्विटर से हटा दिया गया है। और भारतीय महिला हॉकी टीम भले ही ओलंपिक के अपने पहले मेडल से चूक गई हो, लेकिन अपने प्रदर्शन से सभी फैंस को गदगद कर दिया। ब्रॉन्ज के मुकाबले में टीम ब्रिटेन से 3-4 से हार गई। वहीं हार के बाद बहुत ही शर्मनाक वाकया सामने आया। दरअसल हरिद्वार की रहने वाली वंदना कटारिया के घर पर हमला किया गया। वंदना के परिवार वालों को जाति सूचक गालियां दी गई। इसके बाद इसकी शिकायत पुलिस से भी की गई और मामला भी दर्ज करवाया गया। और इससे समझा यह जा सकता है कि कोई खिलाड़ी जब दूर देश में आपका प्रतिनिधित्व कर रहा हो और उसके परिवार वालों के साथ ऐसा व्यवहार हो तो वो कितने दबाव में खेलता होगा। नाम मेरा पंकज कटारिया है, वंदना कटारिया का बड़ा भाई। क्या वाकया हुआ था कल जो हम लोग और आप सभी जो मैच देख रहे थे, उसमें जो कुछ देशद्रोही ही बोलेंगे हम लोग तो ने, क्योंकि सामाजिक लोग भी बोल रहे थे, देशद्रोही बोलेंगे, क्योंकि वो एक इंडिया टीम के हारने पे जो है पटाखे फोड़ रहे थे। अब हमें तो ये पता नहीं कौन लोग होगा। वैसे तो जो मैं बोलता हूँ कि हम में जो है अब तक जितना भी हो रहा है, सभी जाति का, सभी उसका जो है बहुत ज़्यादा प्यार और सभी अधिकारी लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है। और प्लीज़ प्लीज़ एक बात जरूर कहूँगा हाथ जोड़ के इस पर कि जातिवाद को लेकर कोई भी इस पर राजनीति ना करे, प्लीज़ प्लीज़। और वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मथुरा की बात करें तो सरकार ने मिशन शक्ति के तीसरे चरण की शुरुआत की थी, जिसके तहत हर थाना क्षेत्र और कोतवाली में महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए गए ताकि पीड़ित महिलाओं को अपनी शिकायत दर्ज कराने में कोई परेशानी ना हो। और इस बीच महिला हेल्प डेस्क में आने वाले हर पीड़ित की सहायता और घायलों के लिए फर्स्ट एड किट की व्यवस्था भी की गई थी। और यहाँ महिला हेल्प डेस्क की सच्चाई जानने के लिए एएनबी न्यूज की टीम ने मथुरा जिले की कोतवाली राय में महिला हेल्प डेस्क का रियलिटी चेक किया है। आइए दिखाते हैं। के द्वारा कुछ माह पूर्व सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क का जो आयोजन किया गया था, उसको लेकर आज हमें मथुरा जनपद की कोतवाली राया की आज रियलिटी चेक की जा रही है। जो एएनबी न्यूज़ की टीम के द्वारा देखा जा रहा है कि यहाँ जो सरकार के द्वारा जो आदेश किया गया है उसका यहाँ पालन किया जा रहा है। यहाँ महिला हेल्प डेस्क भी लगाया गया है। जो महिला यहाँ आती हैं उनकी सारी समस्याएं यहाँ सुनी जाती हैं। यहाँ ऑफिसर भी बैठे हुए हैं। जिस तरह जिस थाने में जिस ऑफिसर को नियुक्त किया है उन्हों के द्वारा यहाँ महिलाओं को समझाया जाता है, महिलाओं की समस्या का सुनाया जाता है। उसके बाद राया में जो राया के जो थाना प्रभारी हैं उनके द्वारा उसका निरीक्षण किया जाता है। अगर कोई घटना हो जाती है तो उसके लिए यहाँ जो सरकार के द्वारा जो चीज़ें दी गई हैं वो सारी यहाँ उपलब्ध है। यहाँ स्ट्रेचर है, दवाई से लेके हर चीज़ यहाँ उपलब्ध है और उनकी समस्याओं का सुना जाता है। जिस तरह सरकार के द्वारा जो आदेश हैं और अधिकारियों के जो आदेश हैं उसको लेकर यहाँ सारी व्यवस्था की जाती है। अगर कोई महिला पीड़ित आती है तो उसकी यहाँ समस्या को सुना जाता है और समस्या के बाद उसका हल भी किया जाता है, मौके पर निराकरण भी किया जाता है और उनको समझाया भी जाता है। इसके लिए आज एएनबी न्यूज़ की टीम के द्वारा यहाँ मथुरा जनपद की कोतवाली राया के हेल्प डेस्क का रियलिटी चेक किया है और उसको लेकर यहाँ सभी यहाँ ऑफिसर जो महिला डेस्क ऑफिसर बनाई हैं वो भी यहाँ बैठी हुई हैं, जिसको लेकर सारी व्यवस्थाएं। मथुरा से रिंकू शर्मा, एएनबी।
छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की अंदरूनी सियासत, दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय तक पहुंच गई और गुरुवार को युवा कांग्रेस के संसद घेराव में पहुंचे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की सड़कों पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के समर्थन में नारेबाजी की। आपको बता दें कि यहां कार्यकर्ता काफी देर तक सिंहदेव के लिए जिंदाबाद और छत्तीसगढ़ डोल रहा है, बाबा बोल रहा है जैसे नारे लगाते रहे। बताया ये भी जा रहा है कि युवा कांग्रेस के प्रदर्शन के लिए 3 अलग अलग समूह में करीब 2000 कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे थे और इसमें छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कोको पाडी के साथ करीब 1100 लोग थे और निखिल द्विवेदी और आदित्य शिव शरण सिंहदेव के नेतृत्व में भी कार्यकर्ता अलग अलग माध्यमों से दिल्ली पहुंचे थे। बताया इस मामले में यह भी जा रहा है कि प्रदर्शन शुरू हुआ तो छत्तीसगढ़ से पहुंचे कार्यकर्ताओं ने और एक समूह ने टीएस सिंहदेव के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी और ये नारेबाजी देर तक चलती रही। बाद में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी भी की। उधर युवा कांग्रेस की बात करें तो हाँ, कांग्रेस की नारेबाजी की गूंज से राजधानी रायपुर में कांग्रेस दिग्गजों के कान खड़े हो गए। मोदी मुर्दाबाद बाबा जिंदाबाद 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 छत्तीसगढ़ डोल रहा है बाबा बाबा बोल रहा है छत्तीसगढ़ डोल रहा है बाबा बाबा बोल रहा है नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद बाबा जिंदाबाद मोदी मुर्दाबाद बाबा जिंदाबाद उधर देश के प्रधानमंत्री के एक ट्वीट ने हिंदुस्तान की राजनीति में उछाल ला दिया है। बता दें कि कल पीएम मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर झांसी के लाल मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा जाएगा, जिसके बाद देश की राजनीति में खलबली मच गई। एक तरफ मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न रखे जाने पर झांसी के साथ साथ पूरे देश में खुशी का माहौल है, तो वहीं दूसरी ओर राजनीति गलियारों में भूचाल सा आ गया है, जिसको लेकर एएनबी न्यूज की टीम ने झांसी में कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य से बातचीत की। उन्होंने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री सिर्फ नाम ही बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री को मेजर ध्यानचंद जी का सम्मान ही करना था तो उन्हें भारत रत्न की घोषणा करनी थी। देश के प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर झांसी के लाल दद्दा मेजर ध्यानचंद के नाम रखने की घोषणा की है। आज हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन जी मौजूद हैं। उनसे हम बात कर लेते हैं कि ये निर्णय कहां तक ठीक है और कांग्रेस किस नजरिए से देख रही है। मोदी जी नाम बदलने की राजनीति करते हैं। अगर उन्हें दद्दा ध्यानचंद को सम्मान देना था तो देश के करोड़ों लोगों की जो भावना थी, खिलाड़ियों की जो भावना थी, पूरे बुंदेलखंड की माटी की जो भावना थी कि दद्दा ध्यानचंद को भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए था। नाम बदलने की राजनीति से कुछ होने वाला नहीं है। एक आप लोकप्रियता हासिल कर सकते हैं, आपके हाथ में था। दद्दा ध्यानचंद वो शख्सियत थे जिन्होंने हिटलर जैसे व्यक्ति को अपने कदमों में झुका दिया था। आज उस व्यक्तित्व के लिए भारत रत्न देने की इनके मन में एक बार भी मन में नहीं आ रहा। शर्म आती है हमें ऐसी सोच पे। तो क्या लगता है आपको कि ये राजनीतिक समीकरण है? नाम बदलने की तो हम शुरू से देख रहे हैं कि इनके अंदर एक ऐसी प्रक्रिया है कि इनसे नाम बदलवा लो। इन्होंने बनारस को कुवैतो कर दिया था, हिंदुस्तान का नाम बदल के कहो अमेरिका कर दें। अरे आपको दद्दा को सम्मान देना है, दद्दा के चरणों में झुकना है तो उन्हें भारत रत्न दीजिए ना। किसने मना किया है? सब लोग, हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आप नहीं देंगे क्योंकि आपके मन में दद्दा के प्रति वो सम्मान, वो भावना नहीं है जो देश के लोग चाहते हैं। तो हमारे साथ ये थे प्रदीप जैन जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के। उन्होंने कहा कि सिर्फ मोदी जी नाम बदलने के लेकर काम कर रहे हैं। अगर उन्हें नाम बदलना ही था तो वो चाहे हिंदुस्तान का भी नाम बदल सकते हैं, कई नाम बदलने में विश्वास करते हैं। अगर उन्हें दद्दा को रत्न देना ही था तो भारत रत्न
भी देना चाहिए था। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मोहम्मद शहजाद, ANB न्यूज, झांसी। और यहाँ लेंगे छोड़ सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हुए, भले ही अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया हो और यहां अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो चुका हो, लेकिन यहां अयोध्या का जो मामला है वो यूपी की राजनीति का वो जिन है जो शायद कभी खत्म ना हो। बात यूपी विधानसभा चुनाव की कर रही है जो 2022 को लेकर हो रही है, तो राजनीति घमासान होना तो जाहिर सी बात है। आपको बता दें, हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी यूपी चुनाव में किस्मत आजमाने की फिराक में है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी यूपी के पुराने मुद्दे उठा रही हैं और उधर दूसरी ओर शुक्रवार को ओवैसी ने अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब तक जिंदा रहेंगे कौम को बताएंगे और बीजेपी ने मस्जिद को शहीद किया है। और वहीं टोक्यो ओलंपिक में देश का मान बढ़ा रहे खिलाड़ियों को चारों ओर से मान सम्मान मिल रहा है। आपको बता दें, इस कड़ी में अब लगातार जिस तरीके से सम्मान मिल रहा है और वहीं चारों ओर इन बच्चों को और इन खिलाड़ियों को सम्मान देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया को 25 लाख रुपए दिए जाने की अहम घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें गर्व है कि टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम के शानदार प्रदर्शन में उत्तराखंड की बेटी वंदना कटारिया का शानदार योगदान रहा। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही हमारे राज्य में एक नई और आकर्षक खेल नीति लागू की जाएगी। इस नीति में विशेष रूप से हमारे युवाओं में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभा को विकास करने हेतु उचित आर्थिक प्रोत्साहन का प्रावधान होगा। हमारा प्रयास ये होगा कि देश के और प्रदेश के कोने कोने में वंदना जैसी प्रतिभा के दीप प्रज्वलित हो। और अब खबर यूपी के चित्रकूट से है, जहां यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया है। बाढ़ की वजह से यहां सरधुआ आरकी संपर्क मार्ग बंद हो गया है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं। लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहां सड़क पार करने में लोगों को परेशानी हो रही है और उसी को देखते हुए यहाँ जो ग्रामीण है वो काफी ज्यादा परेशान है। प्रशासन की तरफ से अभी तक लोगों के आने जाने की व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं जिला मुख्यालय मार्ग से संपर्क टूट जाने की वजह से बाढ़ प्रभावित गांवों में खाने पीने के सामानों का भी संकट आ सकता है। और वहीं दूसरी ओर सरकारी बिजली कंपनी ने अपने कर्मियों के महंगाई भत्ता का करीब 1.5 वर्ष एरियर्स गोल कर दिया है और कंपनी के इंजीनियर्स और कर्मचारी बेहद नाराज हैं। विद्युत कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता कल्याण संघ इसको लेकर सीधे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से शिकायत करने जा रही है। संघ के प्रत्याध्यक्ष और NR छिपा ने कहा कि कंपनी कर्मचारियों के हक पर डांका डाल रही है और इसके खिलाफ जरूरत पड़ी तो हम आंदोलन भी करेंगे। पावर होल्डिंग कंपनी ने 3 अगस्त को बिजली कंपनियों के कार्यरत कर्मचारियों का DA 1 जुलाई 2021 से 17 से बढ़ाकर 28% करने का आदेश जारी किया। इस आदेश में एरियर्स के भुगतान के संबंध में कुछ नहीं कहा गया। संघ के छिपा ने यह भी बताया कि बिजली कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से DA का भुगतान नहीं हो रहा। उन्होंने इस मामले में यह भी बताया कि बाजार में बड़ी महंगाई के आधार पर हर 6 महीने में सरकारी कर्मचारियों के लिए DA की घोषणा की जाती है। कर्मचारी लगातार इस बात को लेकर के परेशान हैं और ज्ञापन भी दे रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं कि 12% यहाँ पर DA दी जा रही है। केंद्र सरकार के द्वारा 28% का DA जो दिया गया है, अभी बिजली के रेट में वृद्धि करने के बाद में जिस प्रकार से बिजली कर्मचारियों के लिए 28% राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, इस बात को लेकर के बाकी कर्मचारियों में काफी असंतोष है और उनका कहना है कि जब एक प्रदेश में हम सब एक कर्मचारी हैं तो अलग अलग कैसे होंगे। आज भी केंद्र सरकार के जो DA से राज्य सरकार काफी पीछे है। उनकी मांग है और जायज मांग है और इसलिए उनके DA में वृद्धि होनी चाहिए। कर्मचारियों में इस बात को लेकर के काफी आक्रोश है और मैं समझता हूं कि बाकी चीजों में ये सरकार केंद्र सरकार के बारे में बताई जाती है कि केंद्र सरकार ने ये किया, तो जब केंद्र सरकार 28% अपने अधिक कर्मचारियों को दिए हैं तो आखिर ये सरकार क्यों नहीं दे पा रही है, जबकि आर्थिक हालात को बताते हैं कि बहुत मजबूत है। तो मुझे यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हुए बात मध्य प्रदेश के भिंड की कर लेते हैं, जहां एक कुएं में जहरीली गैस होने से 3 लोग बेहोश हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक ये लोग कुएं में पंप की मोटर लगाने उतरे थे, जिसके बाद तीनों की हालत काफी ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। प्रशासनिक अमले के देर तक नहीं पहुंचने से गुस्साए ग्रामीणों ने जाम लगा दिया और जानकारी पाकर भिंड एसपी मनोज कुमार सिंह ने खुद रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। और वहीं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया। आपको बता दें, पूर्व में यह परीक्षा 3 बार टाली गई थी, इसके बाद चौथी बार वहीं 6 अगस्त को यह परीक्षा प्रोटोकॉल की गाइडलाइंस का पालन करते हुए संपन्न कराई गई। और परीक्षा का आयोजन करने वाली लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा सभी परीक्षार्थियों को सुरक्षा के दृष्टिगत कोरोना से बचाव के लिए किट भी प्रदान की गई थी। और विभिन्न सेंटरों पर सबसे पहले परीक्षार्थियों का थर्मल स्क्रीनिंग से चेक किया गया था और उसके बाद प्रवेश पत्र को देखकर कोरोना किट दी गई थी, जिसमें 1 फेस शील्ड, 2 मास्क और 4 पाउच हैंड सैनिटाइजर मौजूद थे। ये परीक्षा 2 पारियों में संपन्न हुई थी। परीक्षा के माध्यम से बीएड का एग्जाम इस संस्था में कराया जा रहा है और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कमेटी को उसमें केंद्र बनाया गया है। यहाँ 300 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं और सभी परीक्षार्थियों को प्रारंभ में ही सैनिटाइज करते हुए एक पैकेट दिया गया है, जिसमें फेस शील्ड, 2 मास्क और 4 सैनिटाइजर के पाउच दिए गए हैं। तो कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के अंतर्गत इस संबंध में ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि छात्रों को यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें वो तत्काल उनको अवगत कराएंगे और जिससे उनके प्रति जो भी जिम्मेदारियां हैं उसको तत्काल पूरित किया जाएगा। स्थानीय प्रशासन के माध्यम से हम ये पूरा सहयोग अपेक्षित है और ये हमें सहयोग मिल भी रहा है। और रही बात छात्रों के परीक्षा को संचालन में, तो परीक्षा बहुत अच्छे से संचालित की जा रही है। प्रातः पाली जो है वो 9 से 12 की है और अपराह्न पाली जो है 2 से 5 है। और अभी थोड़ी देर में बच्चों की एब्सेंटीज भी आ जाएगी। 9:30 तक एब्सेंटीज आ जाते हैं। यहाँ 2 सेंटर हैं, ए और बी। प्रथम पाली की परीक्षा 9 से 12 है और द्वितीय पाली की परीक्षा 2 से 5। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए प्रशासनिक स्तर से बड़ी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की गई। सभी परीक्षार्थियों को कोविड-19 के अंतर्गत परीक्षा सफल संपन्न कराने के लिए फेस शील्ड एवं मास्क दिए गए हैं। मास्क लगा करके अभी कमरों में हमने निरीक्षण किया, सभी परीक्षार्थी जो है बैठे हुए हैं। और वहीं दूसरी ओर रीवा के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर में देर रात एक खड़े हुए डंपर में अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। जिसके बाद मौके पर सिविल लाइंस पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस डंपर में मौजूद शख्स की जान नहीं बचाई जा सकी, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। रहमत अली नाम है। क्या घटना ये हुई है कि आग ही लग गई है गाड़ी में। दुकान के सामने खड़ी थी, बनने आई थी। कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? ये यूपी के हैं। घटना की जानकारी आपको सुबह मिली है आज। पहचान वगैरह हुई? कुछ नहीं, पहचान वगैरह कुछ नहीं है। सुबह करीब 4 बजे 100 डायल को एक इवेंट मिला था कि ट्रक में आग लगी है। तो जो ट्रक 2-3 साल से पुराना है, खड़ा था वहाँ पे, तो 100 डायल फायर ब्रिगेड को लेकर के मौके पर पहुँची और बुझा के चली आई। सुबेरे करीब 7, साढ़े 7 बजे करीब प्रधान आरक्षक विवेक सिंह प्रभात गश्त में थे। उनको किसी ने सूचित किया कि ट्रक में जो आग लगी थी उसमें एक आदमी की लाश जली हुई पड़ी है। मौके में पहुंचकर उसका मुआयना किया गया है, पंचनामा करके डेड बॉडी को अस्पताल भेजा गया है। मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे चूँकि उस समय तक दुकानें नहीं खुली थी तो देखे जा रहे हैं और अज्ञात मृतक का पता लगाया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में कोई मामला सामने आया, क्या घटना हो सकती है? और प्रारंभिक जांच में अभी आग कैसे लगी, क्या है, इसका कारण समझ में नहीं आया क्योंकि आई विटनेस कोई नहीं है और मामले की तहकीक
और वहीं यूपी के सोनभद्र में 2 बच्चे नदी के तेज बहाव के चलते डूब गए। बता दें कि चौपन थाना क्षेत्र के कोटा में स्थित कनहर नदी के पास ये बड़ा हादसा हुआ, जिसके बाद भारी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और साथ ही पुलिस को भी इस मामले की जानकारी दी। बताया ये भी जा रहा है कि दोनों ही नाबालिग बकरी चराने के लिए नदी के किनारे से सटे पहाड़ पर गए थे, जिसके दौरान एक बच्चा दोपहर के समय नहाने के लिए नदी में उतर गया और डूबने लगा, जिसके बाद दूसरे बच्चे ने कूदकर उसकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी नदी के तेज बहाव में डूब गया। सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने पुलिस को इस बात की खबर दी और जिसके बाद से ही प्रशासन लगातार इन्हें सुरक्षित निकलवाने की कवायद में जुट गया है। और वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में सीरो सर्वे ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य कर्मचारियों को बताया गया कि वो किस तरीके से बच्चों का सैंपल लेंगे और सैंपल लेते वक्त उन्हें किस तरह की सावधानियां बरतनी है। साथ ही उन्हें यह भी बताया गया कि एक ऐप के माध्यम से उन्हें बच्चों की लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी और उस लिस्ट को ही फॉलो करना है और इसी के साथ ही उन्हें सैंपल कलेक्शन से पहले बच्चों के माँ बाप से परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही वो सैंपल कलेक्ट कर सकेंगे। बच्चों को अगर किसी प्रकार की कोई बीमारी या परेशानी हो तो उसका भी समाधान किया जाएगा। बच्चों के माता पिता का मोबाइल नंबर भी रिपोर्ट कार्ड में लिखा जाएगा और उसकी रिपोर्ट भी भेजनी होगी। और वहीं यूपी के संभल की बात करें तो समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक नवाब इकबाल महमूद का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। यहां सपा विधायक ने इस बीच ये कहा कि बीजेपी समर्थक आपस में लड़ेंगे, कपड़े फाड़ेंगे, एक दूसरे का कत्ल करेंगे, लेकिन हमारे पास नहीं आएंगे, जेल चले जाएंगे और जेल से आकर वोट भी बीजेपी को ही देंगे। लेकिन यहाँ समाजवादी पार्टी के मुस्लिम समर्थक जरा सी शिकायत होने पर पार्टी को वोट नहीं देंगे। मुस्लिम समझ लें कि बीजेपी की सरकार बदलने से इत्तेहाद और दिमाग से काम लेने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी की सरकार में 20% हम ही नहीं बल्कि 80% सेक्युलर भी परेशान है। लड़ाइयाँ होंगी जेल में, कितनी लड़ाई होंगी कोर्ट में, कत्ल भी हो जाएंगे, सर भी फट जाएंगे, चाकू भी लग जाएगा, मगर कोई हमारे पास नहीं आता। और दोनों पार्टी हैं वो जाएंगी कहीं भी या जेल जाएंगी, लौट के आएंगे, दोनों पार्टी वोट देंगे बीजेपी को ही। और यहाँ तो अगर है तुमने कुछ नगर हम तो हम जा रहे हैं, उनके लोगों कुछ नगर हम तो हम जा रहे हैं। ये इसमें फर्क है नहीं है, सोच में फर्क है। बहुत गौर करिए, आपके लिए इत्तेहाद और दिमाग बहुत जरूरी है। अगर आपने दिमाग से काम नहीं किया तो बहुत। और वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष रामकुमार पटेल आज जांगरी चांपा जिले के पामगढ़ विकासखंड के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल भैंसों पहुंचे, जहां प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने नव प्रवेशी छात्र छात्राओं को तिलक लगाकर उनका अभिनंदन किया और उन्हें बधाई भी दी। और इस मौके पर पटेल ने निःशुल्क किताबों का वितरण किया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ पटेल मरार समाज के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम पटेल, जनपद पंचायत सख्ती के सभापति जितेंद्र चौहान, सरपंच आकाश सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष पटेल ने छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षा की बेहतरी के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर राज्य के गरीब बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए स्वामी आत्मानंद स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। जिन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते बीते 16 महीने से स्कूल बंद थी और यहां कोरोना की वजह से विद्यार्थियों के अध्ययन अध्यापन सहित उनकी अन्य गतिविधियां भी ठप हो गई थी, जिससे बच्चों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। उन्होंने राज्य में स्कूल के संचालन के निर्णय के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताया और कहा कि स्कूल खुलने से बच्चों को अध्ययन अध्यापन के साथ साथ खेलकूद की गतिविधियों में शामिल होने का मौका मिलेगा। और छत्तीसगढ़ में मानसून तंत्र की सक्रियता के चलते अभी पारे में और बढ़ोतरी नहीं होगी और इसी के साथ ही प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश होगी और गरज चमक के साथ छींटे भी पड़ेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि मौसम विभाग का ये कहना है कि कई दिनों तक मौसम में इसी प्रकार का रुख रहेगा और तापमान नहीं बढ़ने से और बारिश से मौसम भी खुशनुमा रहेगा। गुरुवार की बात करें तो राजधानी रायपुर का अधिकतम तापमान 31.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।
और इसी के बाद आपको बता दें कि प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दुर्ग में 31.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था और वहीं राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहे। दोपहर के बाद रायपुर का मौसम बदला और काले बादल छाने के साथ ही तेज बारिश भी हुई। बारिश का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता था कि विभिन्न क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति भी बन गई थी और विशेषकर पंडरी से कलेक्ट्रेट मार्ग, पचपड़ी नाका और टैगोर नगर और टांटी बंद प्रमुख रहे। आपको ये भी बता दें कि कुछ दिनों पहले लगातार बारिश भी हुई थी इन इलाकों में और बावजूद प्रदेश के जलाशय ज्यादा नहीं भर पाए और आधे खाली ही रह गए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।